हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सॉल्यूशन। गाइस, आज हम सॉल्यूशन का अगला वीडियो शूट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो वेपर प्रेशर और राउल्ट लॉ के बारे में। तो अभी तक हमने पिछले वीडियो में हेनरी लॉ का कवर किया था, तो अब हम करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर और राउल्ट लॉ। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले वेपर प्रेशर एंड राउल्ट लॉ। रॉड्स, आज हम इन दोनों की बात करेंगे। वेपर प्रेशर की बात करेंगे पहले, उसके बाद वेपर प्रेशर पे ही बेस्ड रॉड्स ने एक लॉ किया था, उस लॉ की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है? ये वेपर प्रेशर जो है, ये कैसा प्रेशर होता है? हमने आज तक बहुत सारे प्रेशर पढ़े। वेपर प्रेशर आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, जब स्टेट ऑफ मैटर्स में आप लिक्विड पढ़ते होगे तो उसमें वेपर प्रेशर की एक बार जिक्र है। तो देखो क्या होता है, जैसे वाटर है, तो जैसे वाटर को आप रखोगे हमारे रूम में भी, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे कुछ वाटर इवेपोरेट करने लग जाते हैं। ठीक है, वो इवेपोरेशन चलती रहती है और उसको और हीट कर रहे हो आप, उस वाटर को और हीट करोगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे और इवेपोरेट होगा। जब वाटर इवेपोरेट होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे कुछ देर के बाद जो वेपर्स गैस बनते हैं वो कंडेंसेट होकर लिक्विड में भी कन्वर्ट होता है। तो ऐसे शुरुआत में तो वेपर्स बनने शुरू होते हैं, लेकिन टाइम जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके बाद क्या होते हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस बढ़ने लगती है और एक फेज आके इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिसपे क्या होता है, जितने वेपर्स बनते हैं उतना ही वो कंडेंसेशन होता है। उस इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो वेपर्स जो बने थे, उस वेपर्स के द्वारा उस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाया जाता है ना, वही वेपर प्रेशर होता है। मेनली ऐसे समझने की कोशिश करो कि मान लो एक हमारे पास बीकर है, क्या है, एक बीकर है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, कुछ वाटर ले लिया और इसको हीट कर रहा हूँ। इसको क्या कर रहा हूँ मैं, हीट कर रहा हूँ। हमारा गैस बर्नर हो गया, इसको ऐसा फ्लेम पे हीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से इवेपोरेशन स्टार्ट होगी, और ये यहाँ पे क्या है, सीड। तो ये इवेपोरेशन स्टार्ट शुरुआत में से आप हीट करोगे तो क्या होगा, पहले इवेपोरेशन स्टार्ट होगी और ये वाटर्स क्या होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो ये वेपर्स ऊपर में कन्वर्ट होंगे जाके, उसके बाद जब ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ से ये ठंडा होना भी शुरू होगा। जैसे ऊपर गए उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होना शुरू होगा और कुछ कुछ वाटर्स जो होंगे, वो वेपर्स जो होंगे वो कंडेंस करके वाटर ड्रॉपलेट बनाना शुरू करेंगे। तो शुरुआत में क्या होगा, इवेपोरेशन की रेट ज़्यादा होगी और कंडेंसेशन बिल्कुल जीरो होगा, लेकिन विद द टाइम ये इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, वो कंडेंसेशन भी बढ़ता जाएगा और एक ऐसा स्टेज आएगा जिस टाइम पे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। जितने वेपर्स बनेंगे उतने ही कंडेंसेशन भी होगा, उतने ही वेपर्स लिक्विड में भी कन्वर्ट होंगे। तो ऐसे फेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम फेज। तो उस इक्विलिब्रियम फेज पे उस इक्विलिब्रियम फेज पे ये देखो, ये जो वेपर्स, ये इवेपोरेशन जो बन रहे हैं, तो ये वेपर्स क्या करेंगे, इस वेपर्स, ये गैस है, इस गैस के क्या, ये गैस इस सरफेस पे कुछ प्रेशर नहीं लगाएगा। अगर गैस है तो गैस अपना प्रेशर तो लगाएगा। आपने देखा भी होगा कई बार कि अगर किसी बीकर वगैरह घर में, किसी पतीला वगैरह में हम वाटर बॉईल करते हैं, दूध बॉईल करते हैं, उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं। जैसे हम बर्निंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर बाद वो ढक्कन उठना शुरू कर देता है वहाँ से। तो ढक्कन वो क्यों उठता है उस पतीले के ऊपर से? उसका रीजन होता है कि उसके नीचे से एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। वो प्रेशर किसका होता है, उस वेपर्स का प्रेशर होता है। तो वैसा ही उस वेपर्स का प्रेशर, क्योंकि बीकर अब यहाँ से क्या है, बंद है, तो ऊपर के अलावा क्या करेगा, वो प्रेशर, ये जो वेपर्स है वो नीचे भी प्रेशर लगाता है। ऊपर तो लगाता है, उसके अलावा वो नीचे इन वाटर के सरफेस पे भी प्रेशर लगाता है। तो इन वेपर्स के द्वारा वाटर के सरफेस पे या लिक्विड के सरफेस पे लगाने वाला प्रेशर ही क्या कहलाता है, हमारा वेपर प्रेशर। सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है, समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे वेपर्स के द्वारा वाटर के सरफेस पे या लिक्विड के सरफेस पे लगने वाला प्रेशर ही क्या कहलाता है, हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। तो लिखो, वेपर प्रेशर क्या होता है, द वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज वेपर pressure is defined as the pressure
exerted by the vapors by the vapors over the surface of liquid, over the surface of liquid, ठीक है, at equilibrium stage at a constant temperature, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, या कंडीशन याद रखना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर्स के द्वारा उस लिक्विड के सरफेस पे लगने वाला प्रेशर, कब, जब इक्विलिब्रियम टेक प्लेस कर गया हो, वही हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। और वेपर प्रेशर ही जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो हम उस पॉइंट को जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का या किसी भी चीज़ का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया कि जिस स्टेज पे या जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वो हमारा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वेपर प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। तो वेपर प्रेशर कुछ नहीं होता, सिर्फ इतनी सी बात है कि जब वेपर्स जब किसी सब्सटेंस को हिट करेंगे या लिक्विड को, मेनली हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को हिट करेंगे तो उससे कुछ वो इवेपोरेट करेगा और उससे कुछ वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स क्या करेगा, इस लिक्विड के सरफेस पे भी क्या करेगा, क्योंकि गैस है तो ये तो मूव करेगा, इस लिक्विड से भी कोलाइड करेगा, इसके सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाएगा। तो इस लिक्विड के सरफेस पे इस वेपर्स के द्वारा लगाने वाला प्रेशर ये क्या कहलाता है, हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। क्लियर हुआ। और वो वेपर प्रेशर, ठीक है, हमारा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो कभी सोचो, क्या वो लिक्विड का कंटेनर कैसा जिसमें हम लिक्विड ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता होगा, ठीक है, या जिससे हम हीट कर रहे हैं वो हीट कितना दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता होगा। तो ऐसी बात नहीं है, हीट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन जो कंटेनर है उस पर डिपेंड नहीं करता। हम कंटेनर का साइज कैसा भी लें, किसी शेप का लें, कितने भी वॉल्यूम का लें, ठीक है, वॉल्यूम पे, शेप पे, साइज पे, कंटेनर के, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता वेपर प्रेशर। हम कैसा भी कंटेनर लेंगे, कितने अमाउंट में भी लेंगे, तो प्रेशर उतना ही एग्जैक्ट होगा, ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर। तो आप याद रखिएगा कि कंटेनर के शेप, साइज या वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता वेपर प्रेशर पे। तो अब आप हेडिंग डालिए कि जो फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड, तो किस किस फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, वो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। तो किस फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच the vapor pressure depends, किस फैक्टर्स पे वेपर प्रेशर डिपेंड्स करते हैं। देखो, सबसे पहले चीज तो ये याद रखना कि किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। क्यों, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा क्या करेंगे, लिक्विड इवेपोरेट करेगा, और जितना ज़्यादा इवेपोरेट करेगा उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, और जितना ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ही वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जितना टेम्परेचर उतने वेपर्स उतने प्रेशर। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कैसे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर पे।
दूसरा एक चीज बताओ, क्या हर सब्सटेंस जितनी भी लिक्विड है वो सेम टेम्परेचर पे सेम वेपर प्रेशर लगाएंगे क्या? दिमाग में सोचो, जितने भी लिक्विड्स हैं वो क्या सेम टेम्परेचर पे सेम वेपर प्रेशर लगाएंगे? नहीं। अब वाटर का ही देख और अल्कोहल ले लें, दोनों में क्या होता है, अल्कोहल ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा किसी टेम्परेचर पे, जैसे उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है इथेनॉल की 80 डिग्री सेल्सियस, वाटर की कितनी होती है 100। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद वाटर क्या करता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है, लेकिन इथेनॉल 80 डिग्री पे ही वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक एग्जर्ट करता है। तो दोनों सब्सटेंस डिफरेंट टेम्परेचर पे मतलब क्या कर रहे हैं, सेम वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। इसका मतलब अल्कोहल क्या कर रहा है, ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाता है एज कंपेयर टू किससे, वाटर से, एक सेम टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग सब्सटेंस के वेपर प्रेशर अलग अलग हो सकते हैं। तो इससे आप ये कह सकते हो कि वेपर प्रेशर सब्सटेंस के नेचर पे भी डिपेंड करते हैं। और अब नेचर पे नहीं, ऐसे समझो कि दो सब्सटेंस के बीच में किसी भी सब्सटेंस के इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना है, क्योंकि वेपर्स में कब कन्वर्ट होंगे, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, पर्टिकुलर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और लिक्विड से वेपर्स बनने के लिए क्या चाहिए, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, किनके बीच का, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो दूर होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच के रखते हैं, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स दोनों को इंटरमोलिकुलर फोर्स से पकड़ के रखते हैं। अगर ये फोर्स वीक हो गया तो पार्टिकल्स दूर इजली जाएंगे, और पार्टिकल जितने दूर जाएंगे गैसियस फॉर्म में आएंगे, उतनी जल्दी वेपर्स बनेगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स हमें कम करना है। उसके फोर्स को कम करने के लिए जितना वीक फोर्स होगा उतना जल्दी टेम्परेचर से टूटेगा। तो वीक फोर्स जिसका होगा उससे जल्दी से टूटेगा, और जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा उसमें जल्दी से नहीं टूटेगा। तो आप कह सकते हो कि वेपर प्रेशर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स के अपोजिट होगा। क्यों, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर कम है। तो आप इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा सेकंड कंडीशन क्या होगा कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड। ठीक है, तो किसी भी सॉल्वेंट या लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो वेपर प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, द मोलिकुलर फोर्स, द इंटरमोलिकुलर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स between the molecules of a solvent। किसी भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो ये दो कंडीशंस हैं। टेम्परेचर पे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ये कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, इंक्रीज करता हुआ। तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है, किस किस फैक्टर्स पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। और इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ मेनली देखो राउल्ट्स ने क्या कहा, राउल्ट्स लॉ से पहले एक और डेफिनेशन आप अगर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, वोलेटाइल सॉल्यूट या सॉल्वेंट। वोलेटाइल मतलब क्या हो गया, जो कोई भी चीज जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी चीज जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं वोलेटाइल। तो राउल्ट्स ने क्या कहा था कि मतलब वोलेटाइल ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे भी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वोलेटाइल मतलब इजीली, और जो रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाए उसे हम कहते हैं वोलेटाइल। तो राउल्ट्स ने क्या कहा था, मान लो हमने एक सॉल्यूशन बनाया, और मेनली दोनों क्या है उस सॉल्यूशन में लिक्विड है, तो सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, क्योंकि हम सॉलिड नहीं ले रहे हैं। सॉलिड इसका नहीं ले रहे हैं क्योंकि सॉलिड क्या होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है,
तो उसको वेपर्स कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो मेनली क्या होगा कि वो वोलेटाइल तो रहेगा नहीं, तो वोलेटाइल नहीं रहेगा तो उसको रूम टेम्परेचर पे उसको हम वोलेटाइल कंसीडर नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा उसका कंसीडर अलग हो जाएगा, उसका रूम टेम्परेचर पे कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो हम रॉल्स ने क्या कहा कि दो वोलेटाइल लिक्विड का एक सॉल्यूशन ले लो। क्या कर लो, अगर दो वोलेटाइल लिक्विड क्या है, एक सॉल्यूशन हमने बनाया जिसमें हमने दो लिक्विड लिए, एक लिक्विड लिया सॉल्वेंट ए और दूसरा लिया बी सॉल्यूट। ए बी क्या है हमारा, वोलेटाइल है, वोलेटाइल, और बी भी कैसा हमारा, वोलेटाइल। ठीक है, तो ए भी वोलेटाइल है, बी भी वोलेटाइल है। तो जब ये सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन का वोलेटाइल है तो कोई वेपर प्रेशर होगा रूम टेम्परेचर, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो पी टोटल होगा वेपर प्रेशर, पी टोटल इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ए का कितना होगा, वेपर प्रेशर बी का कितना होगा, उस दोनों के सम के इक्वल होगा टोटल प्रेशर। तो रॉल्स ने क्या कहा था कि ए और बी कंपोनेंट का वो कितना होगा, वो रॉल्स ने बताया था। रॉल्स ने कहा था कि ये टोटल में जो हमारा ए का प्रेशर है या बी का प्रेशर है सॉल्यूशन में, वो कितना होगा, वो हम कैसे कंसीडर करें। किसी भी सॉल्यूशन में, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही, सॉल्वेंट हो गया हमारा ए और सॉल्यूट हो गया हमारा बी, दोनों ही वोलेटाइल है। तो दोनों वोलेटाइल है, मतलब जब हम वेपर प्रेशर कंसीडर करेंगे तो दोनों का वेपर प्रेशर, तो ये भी वोलेटाइल है, ये भी वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ये भी वोलेटाइल है, ये भी वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो दोनों वेपर प्रेशर लगाएंगे। तो दोनों वेपर प्रेशर लगाएंगे तो जो वेपर प्रेशर टोटल होगा वो कितना होगा, तो पी ए प्लस पी बी, तो ए का वेपर प्रेशर और ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर इनके सम के इक्वल होगा। लेकिन ये ए बी का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो रॉल्स लॉ लिखिए, आइए रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, ठीक है। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है कि द वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ क्या कहता है, द वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर, ऑफ एनी कंपोनेंट, ऑफ एनी कंपोनेंट in a solution, is किसके होगा, is equal to the product, is equal to the product of vapor pressure, is equal to the product of the vapor pressure of solution, sorry, is equal to the product of the vapor pressure is equal to the product of the partial pressure of that component, partial pressure of that component in pure state and mole fraction of that component, and mole fraction of that component। वो जो इतनी बड़ी राम कहानी सी लिखी है रॉल्स लॉ ने, वो क्या कहना चाह रहा है, इस राम कहानी को जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं हम। ये क्या कह रहा है कि रॉल्स ने क्या कहा, जो टोटल प्रेशर होगा वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। ये पी ए क्या हो गया, तो सॉल्वेंट वाले कंपोनेंट, पी बी क्या हो गया, वेपर प्रेशर सॉल्यूट वाले कंपोनेंट का। लेकिन सॉल्वेंट वाले कंपोनेंट या सॉल्यूट वाले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन के अंदर, ये हमको कैसे पता चले। तो रॉल्स ने कहा डरने की कोई दिक्कत नहीं है, वो कितना होगा वो मैं बताता हूँ। वो कितना होगा, तो उसने कहा जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हो, सॉल्वेंट का निकाल रहे हो, तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर पार्शियल प्रेशर, सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर जब क्या हो, वो प्योर स्टेट में हो,
इनटू इसका जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब देखो, हम किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर तो निकाल सकते हैं, जितना लिक्विड है उतना ही वो कंपोनेंट ले लो और उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उस टेम्परेचर को उसको आप नोट कर लो। पार्शियल प्रेशर तो हम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं सबका, वो तो हमको निकालना आता है। तो उसने कहा कि इनका जो पार्शियल प्रेशर है वो आप निकाल लो और इस सॉल्वेंट में जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा वो निकालो, दोनों का प्रोडक्ट करो, जो आएगा वो वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। समझ में आया कि जो जो पार्शियल प्रेशर होगा इसका, इस सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का, जिस भी कंपोनेंट का हम निकाल रहे हैं, उसके पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल ही वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का। तो राउल्ट ने सिंपल सी बात कही, क्या कही सिंपल सी बात, कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ उसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट और उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल। तो अगर हम पी ए की बात करें तो पी नोट ए प्लस एक्स ए के इक्वल होगा। यहाँ पी नोट ए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा पी नोट ए हो गया पार्शियल प्रेशर, क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का या ए का। एक्स ए क्या हो गया, तो हमारा मोल फ्रैक्शन, क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन किसका, तो सॉल्वेंट का, फिर सॉल्वेंट का या ए का। ठीक है, तो पी ए इक्वल पी नोट ए एक्स ए होगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम पी नोट बी की बात करें, किसकी बात करें हम, पी नोट बी की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें हम पी नोट बी की बात करें, इसकी बात करें हम पी नोट पी बी की बात करें, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट की बात करें, तो वो किसके इक्वल होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हमें पी ए मिल गया और पी बी मिल गया, इतना तो हमें क्लियर हुआ। तो राउल्ट लॉ हमें क्लियर हो गया। राउल्ट लॉ ने क्या कहा, किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा, किसके प्रोडक्ट के इक्वल, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इतना सारा किसने कहा था, राउल्ट ने कहा था। हमें पी ए और पी बी मिल गया। यहाँ पे हमारा पी नोट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, क्या हो जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर, किसका पार्शियल प्रेशर, तो सॉल्यूट का, किसका, सॉल्यूट का या बी का, सॉरी पी नोट बी था ना, और एक्स बी हमारा क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, तो ये भी हमारा हो जाएगा सॉल्यूट का, किसका, सॉल्यूट का। और पी बी हमारा क्या होगा, तो पी बी हमारा तो वेपर प्रेशर होगा, किसका, तो सॉल्यूट का। ठीक, ये हमारा हो गया। तो अगर हम पी टोटल की बात करें, पी टोटल की, तो पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, नहीं ना होगा, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसको जल्दी से आप अच्छे से नोट कर लो और उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट करो, इसको फिर मैं रफ करता हूँ और आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, तो पी टोटल हो गया हमारा पी ए प्लस पी बी। तो मैं पी टोटल को लिख सकता हूँ, पी ए हमारा कितना आया था, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक बार फिर से आपके लिए। पी ए जो हमारा था, जिसको मैंने रफ कर दिया, वो क्या था हमारा, पी नोट ए एक्स ए, या एस एक्स ए पी नोट ए। तो पी ए हमारा क्या था, एक्स ए इंटू पी नोट ए, प्लस पी बी क्या था, एक्स बी इंटू पी नोट बी। ये हमारा आ गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। अगर जानते तो नहीं रहते, एज वी नो क्या जानते हैं हम, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है, 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1 माइनस एक्स बी। इसको इसमें पुट कर दो तो आपका पी टोटल कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। क्लियर है। पी टी इक्वल टू हो जाएगा पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा, पी सॉल्यूशन लिख लो या पी लिख लो, कुछ भी लिख लो, ऐसे पी सॉल्यूशन लिखो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पी सॉल्यूशन यहाँ पी टोटल लिखा पी सॉल्यूशन, ठीक है। पी टोटल लिखा था सॉल्यूशन का, तो पी सॉल्यूशन पी एस इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। तो पी सॉल्यूशन जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पी नोट ए माइनस एक्स बी पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी एस इक्वल टू पी नोट ए, इसमें से आप एक्स बी कॉमन ले लो तो ये हमारा हो जाएगा पी नोट बी, ये प्लस का है, माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी। इसको और अच्छे से मैं लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट ए। यही ना है हमारा, ये वाला इक्वेशन है। ये इक्वेशन ऐसा नहीं है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे हमारा y किसके इक्वल है, पी एस के इक्वल, तो एम एक्स किसके इक्वल, एम किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी माइनस पी ए के इक्वल, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इस एक्स बी एक्स के इक्वल और पी नोट ए सी के इक्वल। तो ये होता है हमारा लीनियर रिलेशन। किसका होता है, लीनियर। इसका ग्राफ कैसा होता है, लीनियर, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है, ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन है। और कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ये सोर्स है स्ट्रेट लाइन, ये किसको शो करता है, स्ट्रेट लाइन को शो करता है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा किसका, पी टोटल का, वो एक्स बी के कंपेयर में किस पे डिपेंड करेगा, मतलब आप कह सकते हो कि जो सॉल्यूशन है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैज लीनियर रिलेशनशिप with any component, that with mole fraction of any component। ये x भी और x दोनों के ही इक्वल हो जाएगा, किसी का नहीं कर सकते हो। तो फ्रॉम दिस आप कह सकते हो thus therefore जैसे कोई this is ऐसे लिखा है, this is similar to y equal to mx plus 4, therefore we can say that PS vapor pressure of solution has linear relationship किसके साथ, linear relationship with mole fraction of any component। आप क्या कह सकते हो कि वी कैन से दैट पी सॉल्यूशन, क्या कहते हो, पी सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैज लीनियर रिलेशनशिप किसका बन रहा है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है। किसके साथ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट के साथ। यहाँ पे हमारा कंपोनेंट सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट के साथ भी बन सकता है, ठीक है। हम वो डिपेंड करता है यहाँ पे चेंज किसको करना है। तो इनका एक लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है और इसका एक ग्राफ भी बनेगा। तो लीनियर रिलेशनशिप का ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ देखते हैं, इतना जल्दी से आप नोट करिए। तो ग्राफ कैसा होता है, तो सबसे पहले ग्राफ में देखो, जो ये सी होता है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया स्लोप, ठीक है, ये हो गया हमारा स्लोप। ये हमारा क्या है, सी। तो इसको हम यहाँ से जितने भी आगे है, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा पी नोट ए, ये हमारा जो बच गया वो क्या होता है, ये इनिशियल स्टेज मिलेगा ना हमको। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा। सी को एग्जैक्ट नाम क्या देते, मेरे दिमाग से उतर रहा है,
इसका ग्राफ आपका हो जाएगा पी एस का। पी एस का ग्राफ कैसा हो जाएगा? पी एस इक्वल टू कैसा हो जाएगा हमारा? पी ए प्लस पी बी, ये प्लस पी बी। और ये जो आपका पॉइंट है ये क्या हमारा यहाँ पे, ये किसके इक्वल होगा? पी नोट ए के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा? पी नोट ए के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो फाइनल पॉइंट होगा ये किसके इक्वल होगा हमारा? पी नोट बी के इक्वल होगा। क्यों? देखिए शुरुआत में आपका क्या है कि जब x हमारा जीरो है, क्या है ये? एक्स बी हमारा अगर जीरो है तो ये पूरा कंपोनेंट जीरो, तो पी एस किसके इक्वल हो गया? पी नोट ए के। तो जब हमारा एक्स बी जीरो होगा मतलब क्या होगा? सॉल्यूट पूरा का पूरा जीरो हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा उसका मतलब? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जीरो हो गया। सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा? 1। तो प्रेशर किसका होगा? सिर्फ सॉल्वेंट का, तो ये हो गया पी बी। फाइनल स्टेज जब ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाए, तो ये 1 हो जाएगा, टोटल का टोटल क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्यूट हो जाएगा। जब हमारा टोटल सॉल्यूट हो जाएगा तो ये हो गया 1, ये 1 हो गया, हमारा क्या हो गया? पी बी माइनस पी ए प्लस पी ए, पी ए से पी ए कट के क्या बचेगा हमारा? पी नोट बी। तो ये हमारा आ गया ग्राफ ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा। ये हमारा किसका हो गया? तो वेपर प्रेशर ऑफ किसका? सॉल्वेंट का। ये हमारा आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का। ये हमारा आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट का। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैज लीनियर रिलेशनशिप विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। और ये ग्राफ आप जल्दी से नोट कर लो। कई बार पूछ देता है कि लीनियर रिलेशनशिप शो करके दिखाओ, तो ये बहुत ही अच्छा है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इस ग्राफ से आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? तो कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि इसका क्या है? लीनियर रिलेशनशिप है। ये कंक्लूजन हम इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो इतना आप जल्दी से नोट करिए, उसके बाद इसको रफ करता हूँ। इसको रफ करने के बाद एक न्यूमेरिकल जल्दी से हम कर लेते हैं किस पे? राउल्ट्स लॉ पे, ठीक है। उसके बाद हम राउल्ट्स लॉ को खत्म करेंगे, फिर जिसको आप कहते हो राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वो डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ। एक न्यूमेरिकल और हुआ। न्यूमेरिकल क्या है? द प्रेशर exerted by ethanol and methanol is 44.5 milligram milligram of mercury and 88.7 mmHg respectively at a constant temperature, at any temperature, not constant temperature, at any temperature, ऐसे लिखना। Then a solution is prepared by 60 gram of ethanol and 40 gram of methanol at same temperature. Find the total vapor pressure of solution, pressure या वेपर प्रेशर जो भी कहें ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या कह रहा है कि एक इथेनॉल है एक मिथेनॉल है, दोनों का प्रेशर दे रखा है। दोनों का प्रेशर दे रखा है मतलब दोनों का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, दोनों का पार्शियल प्रेशर दे रखा है। तो पार्शियल प्रेशर किसका? मिथेनॉल का कितना दे रखा है? 88.7। इथेनॉल का दे रखा है 44.5 mmHg किसी भी टेम्परेचर पे।
उसी सेम टेम्परेचर पर जब 60 ग्राम इथेनॉल और 40 ग्राम मिथेनॉल का एक मिक्सचर बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है हमारा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है, देखिए सॉल्यूशन, तो हमें निकालना है PS, वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB, और ये किसके इक्वल होता है, तो P नोट A XA प्लस P नोट B XB, P नोट B। तो हमें क्या चाहिए, ये हमारे को दिया हुआ है, ये मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन, XA और XB दो निकल जाए तो मैं S निकाल सकता हूँ। तो जो हमें पहले मेंस गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, P नोट A गिवन है, कितना गिवन है 44.5, एंड P नोट B गिवन है, कितना गिवन है 88.7, कितना है 88.7, और क्या गिवन है WA गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, सॉल्वेंट 60, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 40 ग्राम। तो हम लिख के निकालते हैं पहले Na, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट किसका, इथेनॉल का C2H5OH, यही ना होगा। तो 12 2 या 24 और 5 29 और 130 और 6 30 और 16 46, कितना हो जाएगा 60/46। इसको कैंसिल करोगे तो 46 में जब 46 कैरी आ गया 14 140, कितना जाएगा 140, तो 4 3 जा 138 कैरी 2 1.3, कितना जाएगा ये 1.3। आप NB निकालने की कोशिश करो, मोल्स ऑफ क्या निकालोगे आप, मोल्स ऑफ आपका क्या आ गया इथेनॉल, मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना आ गया 1.3, और मोल्स ऑफ हम क्या निकालेंगे मिथेनॉल, तो ये कितना है 40, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए वैसे, तो क्या होता है मिथेनॉल CH3OH, ये ना होगा CH3OH, तो इसका कितना हो जाएगा, उसमें से 14 माइनस कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 32, वैसे भी देखो 12 और 16 कितना था 28 और 4 32, तो 32 निकालोगे तो कितना आ गया 5/4 और 25 1.25, कितना आएगा 1.5, इसको काटोगे तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, और 4 को 25 से 100, 25 5 जा 125 अपॉन में 100, 5 को 4 से डिवाइड करके आ जाएगा 1.25। तो आपका आ गया क्या मोल्स ऑफ इथेनॉल और मोल्स ऑफ मिथेनॉल, ए एंड बी आपका आ गया, कितना आ गया 1.3 एंड 1.25। तो अब मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, जल्दी से मोल फ्रैक्शन बताओ, एक्स कितना हो जाएगा, एक्स आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स निकाले हैं अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो 1.3 कितना जाएगा 1.3, इसको कैलकुलेट करोगे तो आप कितना जाएगा 5 5 2 2 2 5 2.55, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 0.51, जल्दी सॉल्व करके देख लेना कितना जाएगा 0.51। तो एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना आ गया आपका सॉल्वेंट 0.51, एक्स बी या तो निकाल लो, एक्स बी हम कैसे निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, तो करोगे तो 1 माइनस 0.51 माइनस कर दोगे तो 0.49, ये तो ऐसे आ गया। तो आपको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो कैलकुलेट करके भी देख लेना 1.25 अपॉन 1.25 प्लस 1.3, ये जगह 1.25 अपॉन में 2.55, इससे सॉल्व भी करोगे तो आपका यही आएगा 0.49 अप्रॉक्स। तो हमारा एक्स आ गया एक्स भी आ गया, हमको पी टोटल निकालना है, क्या निकालना है पी टोटल निकालना है, तो जल्दी से इसको आप रफ कर लो, तो पी टोटल भी हम निकाल देंगे। कितने देगा हो गया, कितने देगा हो गया, रोकी नहीं चल रही है, फिर उठे क्यों थे आप, मैं रोकता हूँ तो उसके लिए उठा था, लेकिन रोका क्यों नहीं,
फिर वो चला गया। हम ये पूरा वीडियो दिखाओगे कहाँ कहाँ ट्रिम करते हैं, आप पूरी देख रहे हो। 0.49 तो एक्स भी हमारा कितना हो गया 0.49। तो पी सॉल्यूशन निकालेंगे तो पी सॉल्यूशन का क्या तरीका होता है, अभी हमने लिखा था एक्स हमारा कितना आ गया 0.51 इंटू पी नोट ए कितना आ गया 44.5 प्लस और क्या निकालना है हमको पी नोट बी एक्स बी, तो एक्स बी हमारा कितना हो गया 0.49 इंटू पी नोट बी हमारा पी नोट बी क्या आ गया हमारा पी नोट बी इक्वल टू पी नोट बी कितना था हमारा 88.7 कितना था 88.7। अब इसको जल्दी से आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको जल्दी से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 44 का 0.5 निकालोगे तो क्या जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22 और 5 का हो जाएगा 0.25 तो 22.25 और इसको आप 1 से करोगे, कितने से करोगे 1 से करोगे तो आपका आएगा ये 0.01 से करना है ना 0.01 से करना है तो 2 के बाद ये आपका आ जाएगा 0.445 तो 596.22 कितना जाएगा 596.22 ये हो जाएगा आपका। इसको करोगे 0.50 करोगे तो 22 और 5 का करेंगे हम 5 बचे 25 तो ये जाएगा 23.25 करेंगे हमारा 23.25 हो जाएगा 23.25 अपॉन में 0.4559632 तो हो जाएगा हमारा 23.695 कितना जाएगा 23.695 और इसका आप करोगे 0.5 से आधा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 44 कितना जाएगा 4435 ठीक है, उसमें से 1 माइनस कर दो 4435 ऐसे में हमें क्या करना 0.1 में से माइनस करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें से 0.887 माइनस करना पड़ेगा तो क्या हो गया 3 14 में 63 और उसका हो गया 4 12 में 4 के तो 4 34 तो कितना हो जाएगा 43.463 इनको आप ऐड कर दो, इनको क्या करोगे आप ऐड कर दो तो आपका जो पी एस आएगा वो कितना आ जाएगा ऐड करके देखिए 5 और 3 8 क्लियर 5 3 8 9 6 15 6 और 4 कितना जाएगा 6 और 10 और 1 11 3 3 6 7 और 4 2 67.158 इतना आ जाएगा। आई थिंक एक बार ये कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, ये कैलकुलेशन मुझे अभी भी गलत लग रही है 51 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लो ना तो 51 को से करोगे 5 में 55 बन जा 55 1 into 5 हो जाएगा 255 कैरी हो गया 25 और 25 कैरी हो गया आपका हो जाएगा 225 का 225 कैरी 22 और 222 कितने हो जाएगा 1 2 3 ये जाएगा 22.255 कितना हो जाएगा आपका 22.55 कितना हो जाएगा इसको आप करोगे तो 22.55 होगा। अब ये आपका इतना आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 5 6 11 कैरी 1 6 4 5 4 9 10 और ये जाएगा 3 6 तो 6 3 3 5 6 66.013 कितना जाएगा 66.013 बेसिक कैलकुलेशन है आप जल्दी से करके चेक कर लेना तो इतना आपका क्या आ जाएगा ये आ जाएगा mmHg वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन देखने में उसको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने रॉल्स लॉ कंप्लीट कर लिया। तो आपको वीडियो कैसा लगे हम जरूर बताइए कमेंट करके। चैनल को अगर अच्छा लग रहा है हमारा एफर्ट आपको लग रहा है कि आपको दिख रहा है कि नहीं हम आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं तो आपकी हेल्प कर रहा है चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।